व्हाट इज केमिस्ट्री? हम हिंदी मूवीज देखते हैं, डायरेक्टर्स बोला करते हैं हीरो हीरोइन में केमिस्ट्री नहीं दिखती है। क्या ये वो वाली केमिस्ट्री है या कुछ और है? हमें तो पहले वही केमिस्ट्री समझ में आता है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग 11th की केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हम वो सारी चीज़ों के बारे में फिर से याद करेंगे जिसे हम 7th, 8th, 9th एंड 10th क्लास में पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि केमिस्ट्री क्या है? व्हाट इज केमिस्ट्री? हम हिंदी मूवीज देखते हैं, डायरेक्टर्स बोला करते हैं हीरो हीरोइन में केमिस्ट्री नहीं दिखती है। क्या ये वो वाली केमिस्ट्री है या कुछ और है? हमें तो पहले वही केमिस्ट्री समझ में आता है। फिर भी जो एक्चुअल हम केमिस्ट्री पढ़ने जाते हैं तो व्हाट इज दैट? केमिस्ट्री वो साइंस है जिसमें हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं एंड उनके ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज the science of substances, their properties, their structures and their transformations। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम हर एक सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं एंड उनको हम डिफरेंट टाइप में कैसे डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, उनके बारे में हम आगे देखते चलेंगे। बट एक्चुअली इसमें हम क्या देखते हैं कि एक एक सब्सटेंसेस में क्या क्या प्रॉपर्टीज छुपा हुआ है, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं एंड उन स्ट्रक्चर के हिसाब से वो कैसे बिहेव करते हैं एंड अलॉन्ग विद दैट कैसे वो एक से दूसरे टाइप में या एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म करते हैं एक दूसरे को, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंस करके हम लिखे, पहले इसे डिफाइन करते हैं। इसे हम साइंटिफिकली एक टर्म यूज करते हैं दैट इज मैटर। ठीक है, तो व्हाट इज अ मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। वो हर एक चीज जो कहीं ना कहीं कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है, दैट इज नोन एज मैटर। सो वी कैन राइट एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस is known as matter। ठीक है, तो जितने सारे मैटर्स हैं, थोड़ा यहां से स्पीड अप होते हैं कि मैटर के डिविजन्स वगैरह को देखते हैं, देन हम लॉज में चलेंगे। तो सिंपली मैटर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में, एक जिसमें हम प्योर सब्सटेंसेस को रखते हैं एंड एक जिसमें हम मिक्सचर्स को रखते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस क्या हैं? जहां पे एक रेशियो मेंटेन होता है। क्या मेंटेन होता है? ए फिक्स्ड रेशियो इज देयर बिटवीन द सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे एग्जाम्पल में, अगर उनमें एक फिक्स्ड रेशियो मेंटेन होता है तो उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं एंड अगर कोई भी फिक्स्ड रेशियो मेंटेन नहीं होता है तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर्स को हम लिख सकते हैं कि नो फिक्स्ड रेशियो बिटवीन द सब्स्टिट्यूएंट्स। तो प्योर सब्सटेंसेस को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। ये हमारा पढ़ा हुआ है 7th क्लास के साइंस बुक के 2nd चैप्टर को याद करो, जिस भी मीडियम में पढ़ रहे हो दूसरे ही चैप्टर में है। ठीक है, तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में हम डिवाइड करते हैं इन लोगों को। एंड एलिमेंट्स क्या है एंड कंपाउंड्स क्या है? एलिमेंट्स वो है, हम एटम्स के बारे में जानते हैं ना, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम। ठीक है, एटम क्या है? जब एक कोई भी सब्सटेंस को हम भाग करते हुए चले एंड जो स्मॉलेस्ट यूनिट आएगा जहां पर वो अपना गुण, अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे कायम रखेगा, दैट इज नोन एज
एटम। एलिमेंट्स हम उसे कहते हैं जबकि वहां पे ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स हों, एंड कंपाउंड्स उसे हम तब कहते हैं जब वहां पे टू और मोर काइंड्स ऑफ एटम हो। ठीक है, एग्जाम्पल मानो, बोलो बोलो एग्जाम्पल जल्दी। हम आयरन के बारे में बात करते हैं। आयरन में जितने भी आप उसे अलग करते जाएंगे उसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको क्या मिलेगा? आयरन ही मिलेगा, जिसका सिंबल हम लिखते हैं आयरन। ठीक है, अगर वही सेम जगह पे हम कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ वाटर। वाटर में हमें पता है क्या है उसका सिंबल? H2O, जिसमें कि हमें हर एक उसके सबसे छोटा वाला कॉन्स्टिट्यूएंट में 3 टाइप ऑफ एटम्स मिलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। गॉट इट? फिर से हम एलिमेंट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कैसे? मेटल्स में, नॉन मेटल्स में एंड मेटलॉइड्स में। ठीक है, मेटल्स क्या है? मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होते हैं, दे पोजेस लस्टर, वो क्या करते हैं? चकचक करते हैं, एंड इनमें एक कंडक्टिविटी होता है। कैसे कंडक्टिविटी? ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को अपने में कंडक्ट कर पाते हैं। पर अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो दे हैव नो लस्टर, दे हैव नो लस्टर एंड नो कंडक्टिविटी टू। इनमें ना लस्टर होता है ना कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, एंड अनदर थिंग, दे आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल का क्या मतलब है? कि वो टूट जाते हैं। ठीक है, और मेटलॉइड्स जो होते हैं, दे पोजेस बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक वर्क रहा कि आपको पीरियोडिक टेबल उठाना है, उसमें से जितने सारे मेटल्स हैं एंड नॉन मेटल्स हैं उनको अलग करना है, एंड मेटलॉइड्स के भी एग्जांपल्स आपको लिखने हैं। इन तीनों के एग्जांपल को लिखो एंड इसको नोट करो। और यहां पे कंपाउंड्स को भी हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दूसरा होता है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अगर कोई भी कंपाउंड वो हो जिसमें कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के भीतर CH बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसमें CH बॉन्ड एब्सेंट होता है। ठीक है, तो मैटर्स को हम और 3 टाइप में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टेट्स। क्या क्या करते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। तो ये लोग कैसे डिफरेंशिएट होते हैं एक दूसरे से? कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में इन तीनों में क्या क्या होता है? सॉलिड में एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है एंड एक डेफिनाइट शेप भी होता है। बट अगर हम लिक्विड के पास जाएं तो इसके पास एक डेफिनाइट वॉल्यूम तो होता है, बट इसके पास एक डेफिनाइट शेप नहीं होता है। कैसे ऐसा है? मानो 1 लीटर अगर आप ले लो कोई भी एक लिक्विड, तो उसको आप चाहे बॉटल पे रखो या चाहे मटके पे रखो, उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा। इसीलिए इसका वॉल्यूम क्या है? डेफिनाइट है। पर अगर उसे आप लेके एक बॉटल में रख रहे हो तो इट विल टेक अ शेप ऑफ सिलेंडर। अगर उसे लेके मटके पे रख रहे हो देन इट विल टेक द शेप ऑफ अ स्फीयर। इसीलिए उसका शेप वेरी करेगा, डेफिनाइट शेप नहीं होता है, बट उसमें वॉल्यूम होता है डेफिनाइट। अब अगर इसे गैस के बारे में हम देखेंगे तो गैसेस में क्या होता है? इनमें ना डेफिनाइट शेप होता है और ना ही डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। नो डेफिनाइट शेप और वॉल्यूम।
ऐसा क्यों? क्योंकि इसको आप जिस कंटेनर में रखोगे वो उसका शेप तो ले ही लेगा, उसके साथ इसको जितना स्पेस मिलेगा वो उतना तक स्प्रेड होता चलेगा, एंड इसीलिए इसका कोई भी एक स्पेसिफिक वॉल्यूम भी नहीं है। ठीक है, अगर हम सिंपली इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में देखें तो अगर सॉलिड में आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे हों तो लिक्विड में इन सब में थोड़ा सा गैप बढ़ जाता है कि ऐसे हो जाता है। एंड अगर सेम चीज हम गैसेस में देखें तो उनके भीतर वैसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतने इजीली नहीं होते हैं, एंड दे आर स्प्रेडेड अकॉर्डिंग टू देयर अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस। इसे हम सॉलिड कह सकते हैं, इसे हम लिक्विड कह सकते हैं, एंड इसे हम गैसेस कह सकते हैं। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ते जाते हैं जैसे कि हम सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैसेस की तरफ मूव करते हैं। हम धीरे धीरे जैसे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे और एक एक स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे ये चीज हमें और भी क्लियर होता चलेगा कि जब हम सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं तो इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के भीतर बॉन्डिंग थोड़ा ज्यादा रहता है, लिक्विड में ये और घटते जाता है, गैसेस में ये और घटते जाता है। तो इसे हम आगे पढ़ते रहेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में, तो राइट इट डाउन। सो चलिए जानते हैं डाल्टन्स के थ्योरी के बारे में। तो डाल्टन ने क्या कहा था कि एलिमेंट को अगर आप डिवाइड करते 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 जाओगे तो एट द एंड आपको एक इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मिलेगा जहां तक वो अपना कैरेक्टर को बरकरार रख पाएगा, एंड दैट पर्टिकुलर स्टेज इज कॉल्ड एज एटम। ठीक है, इसको आप इजीली कैसे लिख सकते हो कि ये चीज को पॉइंट करके रखना, ये आपको शॉर्ट नोट में आ सकता है। ठीक है, एंड इसके स्मॉल क्वेश्चंस एमसीक्यूज आपको नीट जेईई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आएगा। ठीक है, सो राइट इट डाउन कि एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली small particles called atom। ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट क्या है कि atoms of a particular element are alike, but they are different from the atoms of other elements। ठीक है, तो ये अगर आप कोई एक एलिमेंट उठाएंगे, मान लीजिए आप आयरन उठाए, तो आयरन के जितने सारे एटम्स हैं वो सब एक दूसरे के साथ अलाइक होंगे, बट अगर आप दो उठा लेंगे, मान लीजिए टिन का उठा लेंगे, एल्यूमिनियम का उठा लेंगे, तो उनका आयरन से जो एटम है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे कि आपका एटम बहुत ही स्मॉलर यूनिट होता है तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक मास होता है, इसका एक पर्टिकुलर मास होता है, बट इसमें कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। सो वी कैन राइट इट डाउन एज एटम्स हैज कैरेक्टरिस्टिक मास बट दे आर स्ट्रक्चरलेस। थोड़ा अच्छे से समझते हैं इस पॉइंट को। जैसे हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बीच में एक ऐसा न्यूक्लियस होता है। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक्चुअली डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ दिस। सेंटर में न्यूक्लियस रह गया एंड उसके चारों तरफ में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे कि अगर आप पंखा को चलाते हो तो पंखा का जो सेंटर वाला हेड है एंड उसके साथ उसके जो पर है उन सबको मिला के वो एक बड़ा वाला सर्कल आपको दिखता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ बहुत ही स्पीड से रोटेट कर रहे होते हैं एंड दे गिव इट ए पर्टिकुलर शेप, बट वो कोई एक डेफिनेट शेप नहीं होता है, वो अगेन एंड अगेन बार बार चेंज होता रहता है। इसीलिए हम एटम का जो स्ट्रक्चर है उसे डिफाइन नहीं कर पाते एंड वी टेल कि दे आर स्ट्रक्चरलेस।
ठीक है। एंड डाल्टन ने और एक पॉइंट इसमें दिया था कि एटम्स कैन neither be created nor be destroyed। आप एटम्स को क्रिएट नहीं कर पाओगे और ना ही डिस्ट्रॉय कर पाओगे। ठीक है, कहीं कहीं ये सुना हुआ लगता है ना, तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पे ही ये बेस्ड है। ठीक है, जो हमने पूरा डाल्टन का थ्योरी देखा, ये पूरा थ्योरी लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। ठीक है, एंड इसको राइट डाउन करिए, तो हम फर्दर इस पे इन दोनों पे बात करेंगे, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन पे। सो गिव हेडिंग लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, सो ये किसने दिया था? लावोइजर ने दिया था इसको। ठीक है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसे हम ऐसे लिखते हैं कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यही पढ़े थे हम डाल्टन थ्योरी में, तो डाल्टन थ्योरी भी इसी पे बेस्ड था। पर हम इसे यूज कहां पे करेंगे? मैक्सिमम हमें जब स्टोइकियोमेट्री में क्वेश्चंस आएंगे तो उस जगह पे ये यूज होगा। तो हम लिख सकते हैं कि इन अ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू टोटल mass of reactants consumed। ठीक है, अगर A प्लस B मिलके C प्लस D देते हैं एंड 100% कंज्यूम हो जाते हैं, तो A प्लस B का मास जितना रहेगा C प्लस D का भी मास उतना ही रहेगा। ठीक है, तो बच्चों हमें पता है केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस, तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में भी एक्सेप्शंस हैं। तो कहां आते हैं एक्सेप्शंस? तो एक्सेप्शंस आते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में? हम जानते हैं एक बुढ़ा था जिसका बाल बाहर उखड़े हुए थे, जीभ बाहर निकाल के उसका बहुत सारा फोटो था और उसका खोपड़ी निकाल के म्यूजियम में रखा गया था। उनका नाम क्या था? आइंस्टाइन। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया था E=mc²। ठीक है, तो ये तब होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में, एंड बहुत जगहों पे ये जहां जहां भी अप्लाई होता है उस जगह पे क्या होता है, सम पार्ट ऑफ मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, तो उस हिसाब से वहां पे मास कंजर्व नहीं हो पाता है। तो इन न्यूक्लियर रिएक्शंस some part of mass is converted into energy। ठीक है, आप बिकॉज ऑफ लिख सकते हो E=mc²। चलिए देखते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, तो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि आप कोई भी कंपाउंड उठा लो तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स होंगे वो कोई ना कोई एक कांस्टेंट रेशियो में होंगे। जैसे आप एग्जांपल ले लो H2O में। ठीक है, आप पानी का कोई भी बूंद उठा लो, उसमें से कोई भी उसका एक मॉलिक्यूल उठा लो, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 2:1 में ही रहेगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन कहता है कि अ पर्टिकुलर compound contains constituent elements in a definite proportions by weight।
ठीक है, तो यहां पे कहां पे एक्सेप्शन आता है, सो वी कैन राइट इट डाउन। एक्सेप्शन कहां पे आता है, एक्सेप्शन आता है इन आइसोटोपिक कंपाउंड्स। ठीक है, एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे H2O में O16 कहीं पे रहता है एंड H2O में O18 रहता है। ठीक है, यहां पे क्या होता है कि यहां पे H2O तो ये भी है एंड H2O ये भी है, पर इन दोनों में प्रोपोर्शन ऑफ मास सेम नहीं रहता है। यहां पे इन दोनों का आप ऐसे देख सकते हो, यहां पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का रेशियो रहेगा कैसे, हाइड्रोजन का मास यहां पे आया 2 एंड ऑक्सीजन का मास यहां पे आया 16, तो यहां पे 2:16 है, 1:8, बट यहां पे 2:18 है, 1:9 हो गया ये। ठीक है, तो ये दोनों डिफर कर जा रहा है। सो जब हम आइसोटॉपिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, मतलब वो कंपाउंड्स जिसमें कोई एक एलिमेंट एक में एंड दूसरे में उसका कोई एक आइसोटोप लगा है, तो उस जगह पे ये चीज वैलिड नहीं होता है। आइसोटोप क्या है आप सबको याद है? याद करो, याद करो। अगर याद नहीं है तो हम फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा बता दूं, यहां पे जैसे O का 16 है एंड O का 18 है, ये दोनों एक दूसरे का आइसोटोप है। मतलब अगर सेम कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो पर उसमें दो कंपाउंड्स हैं, मासेस डिफरेंट डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप। एंड ये जो आपका लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन था, दिस इज गिवन बाय प्रोस्ट। Let's move into law of multiple proportions. So law of multiple proportion is given by Dalton. तो law of multiple proportion क्या कहता है? If two or elements combine to form more than one compound, क्या मतलब है? अगर कोई दो एलिमेंट अपने में मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हो, देन द डिफरेंट masses of element which combines with the fixed mass of other one bear a simple whole number ratio। तो इस एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में हम लिख लेंगे N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5। ठीक है, तो पहले क्या लिखा हुआ है एक बार इसे अच्छे से समझते हैं कि अगर दो एलिमेंट मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हो, तो देखो यहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक से ज्यादा 5 कंपाउंड बना रहे हैं, तो क्या बोल रहा है ये कि द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट व्हिच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर वन। अगर यहां पे क्या हो रहा है, देखो यहां पे एक ऑक्सीजन जुड़ा है, यहां पे 2 ऑक्सीजन, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5 ऑक्सीजन जुड़ा है, बट किसके साथ जुड़े हैं, 2 नाइट्रोजन के साथ ही। ठीक है, इसका मतलब 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन इज देयर इन ईच कंपाउंड, बट ऑक्सीजन का जो मास है इनमें डिफर हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा बोल रहा है कि ये जो डिफरेंट मासेस में जुड़ रहे हैं, दैट विल बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। देखते हैं, यहां पे नाइट्रोजन है 28 ग्राम, जिसके साथ ऑक्सीजन का 16 ग्राम जुड़ा है, यहां पे 28 ग्राम के साथ 32 ग्राम्स जुड़ा है, यहां पे 28 ग्राम्स के साथ 48 ग्राम जुड़ा है, यहां पे 28 ग्राम्स के साथ 64 ग्राम्स जुड़ा है, यहां पे 28 ग्राम्स के साथ 80 ग्राम्स जुड़ा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के रेशियोज कैसे कैसे रहेगा, 16:48:48:64:80। ठीक है, तो कुछ इसे ऐसे लिख सकते हैं 1:2:3:4:5। तो सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया।
सो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो डाल्टन से दिया गया था वो क्या बोलता है कि अगर दो एलिमेंट्स मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो वो लोग जिस रेशियो में मिलता है, जो जिस एलिमेंट का फिक्स्ड मास रहता है उसके साथ जो दूसरा एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट मासेस में मिलता है वो कैसे रहता है, सिंपल होल नंबर रेशियो पे रहता है। गॉट इट? बट यहां पे भी एक्सेप्शंस होते हैं। तो एक्सेप्शंस कहां पे होंगे? वी कैन राइट इट डाउन कि एक्सेप्शंस जो हैं इसमें वो क्या है, जो कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कॉम्पाउंड्स हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कॉम्पाउंड्स हैं। लाइक Fe 0.93O2, ठीक है। तो इस टाइप के कॉम्पाउंड्स जो हैं दे आर एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लेट्स सी अबाउट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बाय रिक्टर। कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? रिक्टर ने दिया था। When two elements combine separately with a fixed mass of third element, the ratio of their masses is the same or simple multiple of the masses in which they combine with each other। ठीक है। तो क्या बोला कि अगर दो एलिमेंट्स कोई एक थर्ड एलिमेंट का फिक्स्ड मास के साथ एक कंपाउंड बना रहे हैं, दो अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, तो उसका रेशियो कैसे रहेगा कि उन दोनों जिस रेशियो में जुड़ रहे हैं उसका सेम या फिर सिंपल मल्टीपल पे रहेगा। जैसे पहले हम इसको समझते हैं फिर इसके एग्जांपल के हिसाब से समझेंगे। जैसे मान लो A एंड B C के साथ मिलके कुछ कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। कैसे बना रहे हैं? AC एंड BC, ठीक है। तो यहां पे मानो ऐसे कि AC और B2C रह रहा है, तो अगर A और B एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो इस रेशियो के हिसाब से AB2 रहेगा या फिर A2B4 रहेगा या फिर समथिंग लाइक दैट रहेगा, ठीक है। चलो एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल देखते हैं। CO2, SO2 एंड CS2, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि CO2 में कार्बन का 12 ग्राम इस टू ऑक्सीजन का 32 ग्राम एंड यहां पे सल्फर का 32 ग्राम इस टू ऑक्सीजन का 32 ग्राम। देखिए जैसे अगर ऑक्सीजन को यहां पे हम थर्ड एलिमेंट मानेंगे जिसका 32 ग्राम मास के साथ कार्बन एंड सल्फर दो कंपाउंड जुड़ रहे हैं, तो देखिए इन दोनों में कैसे रह रहा है रेशियो? 12:32 रह रहा है ना। देखो यहां पे 12:32 रह रहा है ना इन दोनों में। तो इसका ही कोई एक सिंपल मल्टीपल के हिसाब से वो यहां पे रह सकता है, दैट इज 12:64, जो कि 32 का मल्टीप्लाई बाई 2 होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं गे-लुसाक्स लॉ। बताओ बताओ गे-लुसाक्स लॉ किसने दिया था? पता है, तुम लोग इंटेलिजेंट हो, लिख दिया तो बता सकते हो। गे-लुसाक्स लॉ गे-लुसाक नहीं दिया था। सो गे-लुसाक्स लॉ क्या कहता है? जब एक रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स गैसियस फॉर्मेट में रहते हैं
तो इधर जो रिएक्टेंट है उनमें एंड जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो भी सारे वॉल्यूम्स के सिंपल होल नंबर रेशियो में रह रहे हैं। ठीक है, लेट्स राइट इट डाउन। अंडर सिमिलर कंडीशंस of temperature and pressure, whenever gases react with each other, the volumes of as well as product gases bear a simple whole number ratio. Got it? चलो एग्जाम्पल के हिसाब से इसे समझते हैं। तो हाइड्रोजन इन गैसियस फॉर्म प्लस क्लोरीन इन गैसियस फॉर्म गिव्स राइज टू HCl। चलिए इसे बैलेंस करते हैं। जैसे यहाँ पे H22 है एंड Cl22 है, तो हम यहाँ पे अगर 2 दे दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये बैलेंस हो जा रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 cc of H2 if reacts with 1 cc of chlorine, it will give rise to 2 cc of HCl। ठीक है, तो अगर हम इसका वॉल्यूम के रेशियो देखेंगे तो दैट विल बी 1:1:2। तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा एंड इट इज नोन एज गे-लुसाक्स लॉ। तो चलो एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम था एवोगाड्रो। क्या था उसका नाम? एवोगाड्रो। सुन के लगता है एक भूत है, और एक भूतिया थ्योरी दे डाला। क्या बोला? बोला कि मैं एक नंबर देता हूं जिसको मेरे नाम से ही आप लोग बोलोगे, क्या? एवोगाड्रोस नंबर। और वो नंबर भी उसके जैसा ही एक भूतिया नंबर था, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये नंबर हालांकि सबको ऑलमोस्ट पता हुआ होता है, कहीं ना कहीं हम सुने हुए होते हैं, पर ये नंबर एक्चुअली आया कैसे? तो चलिए रिसर्च करके निकालते हैं कि एक्चुअली ये नंबर आया कैसे। जब हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, मान लो एक कंपाउंड हम ले लिए ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है अगर पूछा जाए तो हम बोलते हैं 8 है। ठीक है, अगर पूछा जाए इसका एटॉमिक मास क्या है तो हम क्या कहते हैं? 16 है। पर यूनिट क्या है इसका? यूनिट क्या है? याद करो, कभी देखे तो होंगे नहीं, रटने के लिए बोल दिया गया था तो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर हमने रट लिया। अगर किस किस को याद है तो वो लोग इसे याद रखते होंगे AMU में, और कभी कभी आप लोग इसको 16 ग्राम करके भी याद रखे होंगे। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? दैट डिफरेंस इज जस्टिफाइड बाय दिस एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो जो एटॉमिक मास है वो क्या बोलता है कि ये है मान लो ऑक्सीजन का एटम, तो इस पर्टिकुलर एटम का जो वेट है वो क्या है? 16 AMU, और एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, दिस इज अ वेरी स्मॉलर यूनिट ऑफ मास। ठीक है, एंड इसको हम प्रैक्टिकली फील नहीं कर पाएंगे। एक एटम में अगर दे दूंगा तो मैं कल जाके नाप के लाओ, तो कौन से किराने की दुकान में जाके आप उसे वेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये जेहेतु एक बहुत ही स्मॉलर यूनिट है मास का, तो इसे फील नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो ऐसे तो हाइपोथेटिकली हम सोच लिए कि एक एटॉमिक मास यूनिट है, और अगर एक ऑक्सीजन का एक एटम ले लिए तो वो 16 AMU आएगा। पर प्रैक्टिकली इसे कैसे देखा गया कि एक कुछ पर्टिकुलर नंबर, मान लो Na नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को लेने पे ये क्या आया? 16 ग्राम आया। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि उतने नंबर ऑफ एटम्स को उठाए जितनों के सहारे ये 16 AMU 16 ग्राम में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, एंड दैट नंबर इज नोन एज एवोगाड्रोस नंबर।
ठीक है, तो एवोगैड्रोस नंबर जो है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने नंबर ऑफ एटम्स को अगर हम उठाते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो उसका एक एटम का मास जितना AMU होगा उतना ही ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ एटम्स को उठाएंगे। समझ में आया? चलो और सिंपली बता देता हूं कैसे सुनेंगे कि 1 atom of hydrogen weighs 1 ग्राम, ठीक है, पर अगर हम एवोगैड्रोस नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन को लेंगे तो ये 1 AMU होता है, सॉरी, एंड इट विल वेट 1 ग्राम, ठीक है। तो अगर एक हाइड्रोजन एटम लेते हैं तो 1 AMU आएगा, एंड अगर Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं तो दैट विल वेट 1 ग्राम। तो ये जो Na नंबर ऑफ एटम्स, इसको हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं, 1 मोल, ठीक है। अगर हम किसी भी एटम्स का Na नंबर्स ऑफ एटम्स को लेते हैं या फिर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स को लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 मोल ऑफ एटम्स। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स वेज 1 ग्राम। सो हम लिख सकते हैं एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू Na इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 number of atoms is equal to 1 mole. Got it? इसके साथ साथ एवोगैड्रो ने एक हाइपोथेसिस दिया था जिसे हम बोलते हैं एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। तो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस क्या कहता है कि अगर हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर गैस ले लें एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उतने में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे दैट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस at equal और सिमिलर बोल सकते हैं, सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर contains equal number of molecules, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मोल is equal to 6.023 into 10 to the power 23 molecules equal to 22.4 liter, ठीक है। It is at NTP, ठीक है। देखेंगे हम NTP एंड STP क्या है। सो एट NTP क्या होता है, अगर 1 मोल ऑफ किसी गैस को हम उठा लेते हैं तो उसमें 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स तो होंगे, पर उनका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। तो हम बार बार यहां पे 2 वर्ड सुन रहे हैं, एक है एटम एंड दूसरा है मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एटम क्या है एंड मॉलिक्यूल क्या है, तो हम इजीली जान सकते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एंड जो यहां पे मॉलिक्यूल होता है इट इज फॉर्म्ड बाय 1 और मोर एटम्स ऑफ 1 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम पूरा समझ जाएंगे। एटम्स का एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं
जितने सारे पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स दिखते हैं उनके सिंबल्स को लिख सकते हैं हम, जैसे आयरन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है, आरम हो गया, आर्जेंटम या सिल्वर हो गया, ठीक है। इन सब को हम एटम के एग्जाम्पल के हिसाब से मान सकते हैं। बट अगर मॉलिक्यूल पे आएंगे तो थोड़ा गौर करना, हमने क्या लिखा है, लिखा है कि फॉर्म्ड बाय वन और मोर एटम्स। ये इधर एक एटम से बन सकता है या फिर दो एटम से भी बन सकता है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। वन एटम में कैसे बनेगा, जैसे कि हीलियम है, ठीक है, हीलियम का मॉलिक्यूल में भी एक ही हीलियम एटम होता है। पर अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि हीलियम स्टेबल मॉलिक्यूल है एंड ये किसी दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होता है एंड हीलियम के फॉर्म में ही वो एग्जिस्ट करता है। एंड हीलियम का मॉलिक्यूल यूनी एटम वाला होता है। बट वहां पे हाइड्रोजन में दो एटम्स रहते हैं हाइड्रोजन के, एंड टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मिलके फॉर्म क्या करते हैं, आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। यहां पे तीसरा हमने लिखा देखो कि मोर एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट। जैसे यहां पे टू एटम्स ऑफ वन एलिमेंट ले लिए, पर अगर हम वही सेम चीज यहां पे लिखेंगे HCl के लिए, तो यहां पे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दो अलग अलग एटम्स हैं, बट यहां दो अलग अलग एलिमेंट्स के एक एक एटम्स हैं, पर मिलके यहां पे एक मॉलिक्यूल फॉर्म किए। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो यहां पे हमें और एक चीज आएगा, दैट इज एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ अ पर्टिकुलर एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। बट इसे हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे। एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या किया गया, मानो आयरन का, ठीक है, आयरन का एक एलिमेंट का मास उठा के ले लिया गया, मास ऑफ वन एटम ऑफ Fe, पर इसे तो तोला नहीं जा सकता, तो इसे किसके साथ हम कंपेयर करके जाने, हाइड्रोजन के साथ। तो इसको हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया गया, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, एंड इट केम एज 56 AMU, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा कि साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो हाइड्रोजन का मास है उसे बेसिस माना, किसके लिए, एटॉमिक मास यूनिट के लिए। तो एक हाइड्रोजन एटम का मास को हमने एटॉमिक मास यूनिट करके माना एंड उसको रेफरेंस लेके हमने एटॉमिक मास को पहचानने की कोशिश की। और सिमिलर टाइप में हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन। इस टाइप में, दो तीन टाइप में हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। बट मेनली हम इसको फॉलो करते हैं कि मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन के साथ हम कंपेयर करके जानते हैं कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना वेट रहता है, कितना एटॉमिक वेट रहता है, ठीक है। तो जैसे हम यहां पे लिखे एटॉमिक मास के मास को एक्सप्लेन किए, एटॉमिक मास को और भी एक टाइप में हम लिख सकते हैं, जैसे कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, एंड इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ one atom of an element divided by 1/16 of mass of one atom
ऑफ O16। ठीक है, तो C12 एंड O16 को भी हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं एंड ऐसा माना जाता है कि C12 इज 12 AMU एंड O16 इज 16 AMU एंड इनके बेसिस पे हम एटॉमिक मास को डिफाइन कर सकते हैं। सो राइट इट डाउन। तो हम यहां पे नोट लिख सकते हैं, दो जनरल नॉलेज टाइप चीजों को हम लिखेंगे, that 1 AMU is equal to 1 aston is equal to 1 Dalton is equal to 1 Avogram. These all are the units जिसे हम लिखते हैं एंड अगर इसे हम SI यूनिट में लिख लें तो 1.66 इंटू 10 to the power minus 24 ग्राम आएगा। एंड हम ये भी लिख सकते हैं 1 AMU is equal to 931.48 किलो जूल एनर्जी। ये कैसे हुआ, कौन बोलेगा? E इक्वल टू MC स्क्वायर की मदद से। ठीक है, जब मास एनर्जी पे अगर कन्वर्ट होता है तो 1 AMU 931.48 किलो जूल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। समझ में आया? तो बच्चों, गिव ग्राम एटॉमिक मास। तो ये जो ग्राम एटॉमिक मास है इसको हम GAM करके भी लिखते हैं। एक बार समझते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। तो जो ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू द मास ऑफ 1 ग्राम एटम। नहीं आया समझ में? तो 1 ग्राम एटम किसे कहा जाता है पहले वो समझते हैं। 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल। 1 मोल को हम क्या कहते हैं? 1 ग्राम एटम। ठीक है, तो देखो दो चीजें यहां पे आता है, जैसे कि 1 ग्राम ऑफ एटम एंड एक आता है कि 1 ग्राम एटम। ठीक है, यहां पे क्वेश्चनर बार बार आपको कंफ्यूज करेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो आपके, उसमें क्या बोलेगा कि 1 ग्राम ऑफ एटम। 1 ग्राम ऑफ एटम का मतलब है कि उसका वेट 1 ग्राम हो। 1 ग्राम एटम का मतलब है कि ये वाला ग्राम एटम। ठीक है, तो ग्राम एटम को हम कैसे समझते हैं? ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल। समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम is equal to mass of 1 mole of hydrogen or equal to mass of 1 gram atom of hydrogen। वैसे हम दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि ग्राम GAM ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू कितना? 14 ग्राम इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। इसको याद रखना, ये बार बार क्वेश्चनिक कन्वर्सेशन, मतलब क्वेश्चन में जो लिटरेचर आएगा उसमें आपको बार बार ग्राम में और ग्राम एटॉमिक मास में कंफ्यूज किया जाएगा। इसको हम याद रखेंगे।